हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू मेवाड़ क्लासेस स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ यानी सुरपस्ट में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। उसमें हमने एक टॉपिक चालू किया था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने कुल वंश की शुरुआत की थी, जो कि हमारा पूरा हो चुका था। और बाद में हमने शुरुआत की थी ये जो हमारा दूसरा वंश है, जो गुहिल वंश की दूसरी शाखा है सिसोदिया वंश, उसकी और उसी के क्रम में हम आगे जो अगले राजा हैं उनको बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही में अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आज हम जो पहला राजा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राणा खेता या क्षेत्र सिंह। राणा खेता से मैं आपको बता दूं कि जो राणा खेता है ये आपने ज़्यादा नाम सुना नहीं होगा सिसोदिया वंश में, लेकिन जो ये है ये एक ही बताऊंगा, ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जो राणा खेता है वो हमें एक भील सरदार का नाम भी मिलता है, जो कि उदय सिंह के समय भीलों का सरदार था। वो राणा खेता भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो उसी राणा खेता को लोग अधिकतर याद रखते हैं, या उसी राणा खेता की अधिकतर लोग बात करते हैं। तो इनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम पढ़ लेते हैं। इस समय मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेवाड़ और मालवा के जो आपसी संबंध थे वो अच्छे थे, लेकिन अब वो संबंध अच्छे नहीं रहे, उनके बीच में संघर्ष होने लग गया था। और इन्हों के समय इन्होंने दिलावर खान पर आक्रमण किया था। दिलावर खान जो कि एक मुस्लिम शासक था। इन्हों के समय एक उत्सव मनाया गया, अहरिया उत्सव। क्या उत्सव मनाया गया? अहरिया उत्सव। और बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में युद्ध करते हुए मारे गए। तो ज़्यादा इनकी बड़ा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट था नहीं। ये मैं बस ये आपको एक जस्ट एक मैं बता सकता हूँ एक पृष्ठभूमि जो बताने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ हो गया था और बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। ये इनकी इम्पोर्टेंट बातें थी। और बाद में हम आता है मेवाड़ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजा, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम राजस्थान के स्थापत्य कला या जिसे कला और संस्कृति का जनक भी कहते हैं, वो जिसे हम बोलेंगे महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 से लेकर 1468 के मध्य रहा। इनका जन्म हुआ बेसिकली 1403 ईस्वी में। और देखिए ये सिर्फ 30 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे? राजा बन गए। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। माता का नाम था इनका सौभाग्य देवी और पिता का नाम था राणा मोकल। राणा मोकल कौन है? ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था, किस प्रकार राणा मोकल राजा बने और किस प्रकार उनकी हत्या कर दी गई थी। अब जो ये रणमल था इसको क्या बनाया गया? कुंभा का संरक्षक बनाया गया। रणमल बेसिकली एक तौर पर मोगल का मामा था, मतलब एक रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से रणमल जो मोगल था उसका मामा था रणमल। उसको क्या बनाया गया? कुंभा का संरक्षक बनाया गया। जो कुंभा की दादी थी वो रणमल की बहन थी। बाकी हम आगे बात करते हैं। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। जो इनके पिता थे राणा मोकल, उनकी हत्या कर दी। तो अपने इन रणमल जो था इनका संरक्षक, उनकी सहायता से इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव चेतन की हत्या कर दी। राघव चेतन कौन था? चुंडा का भाई था। अब आप देखिए, जैसे कि पहली बात तो आप पहला पॉइंट आपने नोटिस किया कि भाई कुंभा की सहायता कर रहा है और उसके पिता की हत्या का बदला ले रहा है। और दूसरे में देखा है कि भी उसका प्रभाव बढ़ गया और उसने सिसोदिया वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता की हत्या करा दी जिनका नाम राघव चेतन था। तो क्या हुआ कि बेसिकली जो रणमल है वो अपना जो वर्चस्व है वो मेवाड़ के जो अपना मेवाड़ का जो दरबार था उसमें बढ़ाना चाहता था। इसी कारण वो चाहता था कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ा दूँ। और बाद में उसका ये प्लान था कि वो कुंभा को भी मार दे। किसको मार दे? कुंभा को भी मार दे और उसका शासन वो हड़प ले। तो बाद में इसका शक हंसाबाई को हो गया। फिर हंसाबाई की बुद्धि फिर से जगी और उन्होंने बुलाया मालवा से चुंडा को। चुंडा कौन है? बेसिकली चुंडा इनके जो कुंभा है इनके बड़े पापा हैं। क्या हैं? बड़े पापा हैं। तो उनको मालवा जो चले गए थे इनसे जो क्रोधित या इनसे बोल के इनके अविश्वास के कारण उन्हें वापस बुलाया। बाद में एक बारमली थी, बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया। तो इस बारमली और रणमल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
तो बेसिकली क्या है कि बारहमणी जो थी एक दासी थी, रणमल था वो, उसके और इस बारहमणी के संबंध थे। तो क्या हुआ कि बारहमणी ने अपने, जो क्या बताऊँ मैं आपको, अपनी मातृभूमि की रक्षा, या जैसे बोलते हैं कि अपना स्वामी प्रेम दिखाते हुए इसने रणमल की हत्या करवा दी। क्या है कि इसके कुछ खाने में जहर वहर मिलवा दिया था। बाद में अब वो तो मर गया। फिर रणमल का जो बेटा था जोधा, वो वहाँ से भाग गया तथा बीकानेर के पास कोहनी गांव में रहने लगा। वहाँ पर उसने क्या ली, शरण ली थी। क्या ली थी? शरण ली थी। तो ये वो योद्धा है जिसने आगे जाकर जोधपुर बसाया। तो ये फिलहाल फिलहाल में मेवाड़ से भाग गया था और कोहनी गांव में शरण ली थी। चुन्ना ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया, उस पर अधिकार कर लिया। बेसिकली ये मंडोर जो थी वो राजधानी थी मारवाड़ की, लेकिन उस पर उसने अधिकार कर लिया था। हाल में कहाँ है मंडोर? ये हमारे जोधपुर में पड़ता है। कुंभा को राजस्थान का कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? कला व स्थापत्य कला। क्या है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मैंने बेसिकली आपको बताया कि कला व स्थापत्य कला का जनक कौन है? हमारे जो महाराणा कुंभा है, वो कला और स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कुंभा ने मेवाड़ में 84 गिर दुर्गों का निर्माण करवाया था। देखिए, 84 गिरी दुर्ग का निर्माण नहीं कराया। बेसिकली 84 जो दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का। 84 गिरी दुर्गों में से 32 जो दुर्ग थे वो किसने निर्माण करवाए थे? राणा कुंभा ने। तो भारत में जो सर्दी, इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इनमें से आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गिरी दुर्ग है वो किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है राजस्थान। बेसिकली जो हम देखते हैं कि जैसे मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा जो किले थे वो राजस्थान में थे। कहाँ पर थे? राजस्थान में। लेकिन क्या हुआ कि मध्यकालीन के बाद जो मुगल काल आए और ये मुस्लिम आक्रमण हुए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने हमारे किले ध्वस्त कर दिए थे। क्या कर दिए थे? ध्वस्त कर दिए थे। तो बाद में वो किले ध्वस्त हो गए और हमारे राजस्थान का नाम तीसरे नंबर पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र पर मराठों का अधिकार रहा तो उन्होंने किलों का पुनर्निर्माण करवाया। और मध्य प्रदेश भी हमसे जुड़ा हुआ इलाका है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा किले हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम महाराणा कुंभा की कुछ उपलब्धियों के बारे में। तो मैं इनका नाम में मतलब एक ही शब्दावली में बोलना चाहूँगा पहले। जैसे कि हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुरताज, राणा रासो और अभिनव भट्टाचार्य। तो और आठवीं जो हमारी उपाधि है वो है परम गुरु। आठवीं जो उपाधि है हमारी वो क्या है? परम गुरु, शैल गुरु, नंद नंदीश्वर। क्या है? परम गुरु, शैल गुरु, नंद नंदीश्वर, महाराजाधिराज, अक्षपति, गजपति और टोडरमल, राय राया, नाट्यकर्ता, निर्भय और नवभारत। ये 18 जो है इनकी उपाधियां हैं। तो अब हम इनको बता देता हूँ मैं आपको कि किस उपाधि का क्या अर्थ निकलता है। तो अब मैं बता दूं आपको कि जो ये हमारे हाल गुरु है, इसका अर्थ ये निकलता है कि गिरि दुर्गों का स्वामी। किनका स्वामी? गिरी दुर्गों का स्वामी। किनका स्वामी? दुर्गों का स्वामी। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, आप कृपया करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। गुरु दुर्गों का स्वामी। साथ ही पे नाम आता है दान गुरु। दान गुरु से आप समझ गए होंगे, दान देने वाला दान गुरु कहलाता है। छाप गुरु यानी कि छापामार युद्ध पद्धति में निपुण था ये। और चाप गुरु यानी कि धनुर्विद्या में निपुण था। हिंदू सुल्तान यानी मुस्लिम शासकों द्वारा जितने भी आक्रमण हुए उनका डटकर सामना किया था। साथ ही में राणा रासो से इनका महत्व है विद्वानों को आश्रय देने वाला। देखिए, एक राजा है वो सिर्फ युद्ध से या जो बताता हूँ उसकी जो उपलब्धियों से बड़ा नहीं होता। विद्वानों को जो शरण देता है वो भी एक बड़ा राजा माना जाता है। इसीलिए हम राणा रासो इतने, जो हमारे महाराणा कुंभा, इन्हें बोलते हैं। बाद में आते हैं हमारे परम गुरु। परम गुरु का अर्थ होता है राजाओं में श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ राजा कौन थे? महाराणा कुंभा। शैल गुरु, शैल गुरु से हम ये कह सकते हैं कि जो शैल गुरु है ये इनकी हमारे युद्ध में जो अधिकतर निपुण होते हैं, या जो कहते हैं युद्ध कलाओं में जो निपुण होते हैं, उन्हें हम शैल गुरु के नाम से जानते हैं। बाकी नंदीश्वर है, ये शैव धर्म का उपासक था, इसलिए इन्हें नंद नंदीश्वर कहा गया। महाराजाधिराज, राजाओं का राजा। अक्षपति और गजपति यानी अश्वपति, यानी कि तो अश्वों में मतलब अश्वों को काबू में कर लेता था, अश्वों को बहुत अच्छी तरह से संचालन करता था। गजपति यानी उनका हाथियों में जो सबसे कहने बड़ा राजा होता है, उसे उसी से इनकी तुलना की गई है। ठोडरमल से संगीत, सुर, ताल, लय। देखिए आप तीनों शब्द किसके हैं? संगीत के, सुर, ताल, लय, यानी संगीत में सर्वश्रेष्ठ था।
राय राया में क्या है कि संगीत में जैसे कि टोटल से हमारा ये महत्वपूर्ण था। राय रया ही हमारे जो है जो हमारी संस्कृति से है, उन्हीं से बिलोंग करता है, नाट्य करता है। ये नाटक इन्होंने लिखे, बल्कि बहुत ही नाटकों में इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे। निर्भय थे ये, और नव भारत यानी कि नव भारत के निर्माण किया था। साथ ही में हम पढ़ देते हैं आवल बावल की संधि। जैसे हमने कुंभा के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली, अब इनकी हम कुछ जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ देते हैं। आवल बावल की संधि, किसकी संधि? आवल बावल की। बेसिकली ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य ये संधि जो है हुई थी। किसने की थी? कुंभा व जोधा। जोधा कौन था? मैंने अभी बताया, रमल का पुत्र था। इस संधि के द्वारा जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया। बेसिकली क्या है कि कुंभा ने मारवाड़ जीत लिया था। क्या कर लिया था? जीत लिया था। तो अब इस संधि के जैसे कि वे भाई आपस में थे तो रिश्तेदारी, तो जोधा को क्या कर लिया गया? मारवाड़ वापस उठा दिया गया। सोजत पाली को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बनाई गई। आप जो अभी देखते हैं सोजत जो कि पाली में है, उसको क्या बनाया गया? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया। साथ ही में जोधा की बेटी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, उसकी शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई थी। साथ ही में इनकी हम कुछ राजनीतिक उपलब्धियों के बाद पढ़ लेते हैं युद्ध की उपलब्धियां। युद्ध बेसिकली इन्होंने में इनके शासन काल में युद्ध बहुत सारे लड़े, जैसे छोटे मोटे युद्ध और कई जो आक्रांताएं थी उनका सामना किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध है उनमें हम पढ़ते हैं संगरपुर युद्ध 1453 ईस्वी। संगरपुर युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ? 1453 ईस्वी में। ये किन किन के मध्य हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी, जो कि कहाँ का शासक था? हमारा। मैंने बोला कि इसी समय मालवा और मेवाड़ का संघर्ष हुआ। इससे पहले मेवाड़ और मालवा के जो संबंध थे वो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन इस समय जो मोकल के समय था, मोकल के बाद का समय जो था यानी कि राणा खेता का, वहां से मेवाड़ मालवा का संघर्ष शुरू हो गया था। कारण क्या था? महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी थी, इसीलिए उसने कुंभा ने किसको हराया था? महमूद खिलजी को हराया था। इसमें कुंभा जीत गया। जीत की याद में इन्होंने क्या बनाया? विजय स्तंभ। ये एक हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे विजय स्तंभ के बारे में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी। कुतुबुद्दीन शाह जो कि गुजरात का था, और महमूद खिलजी जो कि मालवा का था, ये दोनों चाहते कि कुंभा को हरा दे। देखिए, दो बड़े राजा, बड़े क्षेत्र के राजा मालवा और गुजरात के, ये क्या चाहते थे कि कुंभा को हरा दे। कुंभा को, अब इस जो इनकी संधि का बेसिकली जो ये था मोटिव, वो था कि कुंभा को हराना। तो फिर इन तीनों जो दो राजा ये थे, और एक कुंभा इनके विपरीत था, यानी कि इनके समक्ष खड़ा था। तो बदनौर का युद्ध हुआ, जो बदनौर हाल में भिलवाड़ा में पड़ता है, और ये हुआ 1457 ईस्वी में। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। देखिए राजा भाई, आप देख रहे हैं कि स्थापत्य कला में, संगीत में, राजनीतिक शास्त्र में और युद्ध में भी बहुत निपुण थे महाराणा कुंभा। और कुंभा ने सिरोही में श्यामल देवड़ा को हरा दिया, क्योंकि सिरोही का श्यामल देवड़ा था, वो किसका साथ दे रहा था? जो गुजरात के और मालवा के शासक थे उनका शासक दे रहा था। तो अब जो ये सिरोही के जो शासक थे उनके साथ कौन था? उनके साथ था जो शम्स खां। कुंभा ने इसे सहायता की, और मुजाहिद खां, कुंभा ने इसको हरा दिया। कहाँ का संघर्ष है ये? नागौर का संघर्ष है। इसमें भी महाराणा कुंभा ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई विजय स्तंभ के बारे में हम बताता हूँ कुछ अन्य बातें। इसका अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसे, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। ये 9 मंजिला है, लंबाई 122 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। इस किसकी है? विजय स्तंभ की। तो इसके बारे में और विस्तारित रूप से मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके वास्तुकार थे उनका नाम था चेता, पुंजा, पोमा और नापा। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है विजय स्तंभ, और जिसे हम आरबीएससी के नाम से भी जानते हैं। और वीर सावरकर के संगठन, जिसे हम अभिनव भारत के नाम से पढ़ते हैं, वीर सावरकर जी का, उसका प्रतीक चिन्ह भी क्या था? विजय स्तंभ भी था। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। ये देखिए भाई, घोड़े वाले बाबा जो थे, न जाने किसकी तुलना किस किस से करके बने जाते थे, पता ही नहीं चल रहा था। फिर हम पढ़ते हैं फ्रेग्यूसन। फ्रेग्यूसन जो था ये बेसिकली इंग्लैंड का था। इसने विजय स्तंभ की तुलना रोम के जो ताजन टावर है, जिसे टार्जन टावर है, उससे इसकी जो तुलना है वो की थी। टार्जन टावर आप जानते होंगे, आप सबने टार्जन मूवी देखी होगी, तो उसकी जो तुलना है वो इसी से की थी।
बात की स्वरूप सिंह ने इनका इसका पुनर्निर्माण का स्वरूप सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। जिस स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अल्लाह लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह अल्लाह। कीर्ति स्तंभ की प्रस्तुति के लेखक अत्रि महस को माना जाता है। और तो सभी स्टूडेंट, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में और क्लासेस को फॉलो कीजिए मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।